नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करते हैं खबरों की ओर। नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्पाद टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ है। शराब कारोबारियों ने हमला किया है। तो हमले में आपको बता दें कि एसआई जख्मी हो गया है। शराब कारोबारी को पकड़ने के दौरान हमला किया गया। नगर थाना के बिघा गांव की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल उत्पाद टीम को सूचना मिली थी कि बाइक के जरिए शराब कारोबारी झारखंड से अंग्रेजी और देशी शराब लेकर के डिलीवरी के लिए जा रहे थे और उसी सूचना पर जब टीम ने कारोबारियों का पीछा किया, शराब की डिलीवरी देते वक्त ही उत्पाद की टीम ने कारोबारियों को पकड़ना चाहा और इसी दौरान एक कारोबारी ने शराब की बोतल फोड़ एसआई पर कई बार हमले किए। हालांकि चोटिल होने के बाद भी एसआई ने एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक कारोबारी फरार होने में सफल रहा। हमले के दौरान कारोबारी भी जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। उत्पाद की टीम ने इनके पास से एक बाइक और 70 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार कारोबारी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं फरार कारोबारी का पता लगाने में टीम जुटी हुई है। टेम्पू से माल उतार के जंगल में रखा है, यहाँ पे सितियाल बिहार के जंगल में। नाम उसका देवा कुमार था। तो हम लोग गए वहाँ पे छापामारी करने के लिए। सिविल में जाकर के आदमी देखा, पहले वेरीफाई किया तो देखे कि दारू को नीचे रख करके रखे हुए हैं। और जब हम लोग पकड़ने का कोशिश किए तो बोतल उठा करके फोड़ करके और उससे हमला किया हम लोग पे। उसी दौरान इसके सर पे भी मैं उसी बोतल से लग गया है पकड़ने। बाकी दारू बरामद हुआ है, लेकिन उसे पकड़ा है। शिक्षक बहाली पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आज बीपीएससी जारी करेगा विज्ञापन। जी हां, आपको बताते चले कि शिक्षक बहाली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज बीपीएससी विज्ञापन जारी करेगा। फेज 3 का आज से विज्ञापन जारी होगा। लगभग 90,000 पर पद निकलने, आपको बता दें कि लगभग 90,000 पद पर बहाली निकलेगी और डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी इस बार। एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा और 1 से 5वीं क्लास के लिए 15 से 18,000 वैकेंसी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि 6 to 8 के क्लास के लिए 10 से 12,000 वैकेंसी होगी। वहीं 9 से 10वें में कुल 10 से 15,000 तक की वैकेंसी होगी और +2 में 40,000 वैकेंसी निकलने की संभावना है। फेज 2 की बची वैकेंसी के साथ नई वैकेंसी निकलेगी। ये बड़ी खबर है। कल विज्ञापन आपको बता दें कि जारी होगा शिक्षक बहाली पर। यह बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि इस बार जब वैकेंसी निकलेगी तो इसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली भी जल्द होने जा रही है। शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। तो वहीं 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। एक तरफ नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहाली का बड़ा पिटारा खोल दिया है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली फेज 3 की घोषणा कर दी है। फेज 3 में प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसी निकलेगी, जिसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा आयोजित होगी। टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। बीपीएससी के अनुसार ये परीक्षा शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर दोनों के लिए होगी और होली के पहले ही तीसरे चरण की बहाली परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ शिक्षक बहाली फेज तक ही सीमित नहीं है। शिक्षक बहाली फेज 4 की परीक्षा भी होगी और वो होगी अगस्त के महीने में। यानी बिहार में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन नौकरी की बहार जारी रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलेंगे। वैसे करीब 5 महीने के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। सीएम के पहले बिहार के आपको बता दें कि दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अट्ठाईस जनवरी 2023 को बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने एनडीए के नेता के तौर पर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। करीब 5 महीने बाद पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। इसके पहले 9 दिसंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए गए रात्रि भोज में आखिरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन वो मुलाकात सार्वजनिक मंच पर हुई थी और तब दोनों ही नेता अलग अलग गठबंधन में थे। अब जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है और सरकार में दोनों ही दल शामिल हैं, तो सवाल उठ रहा है कि मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि बिहार में सरकार बन गई, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। जाहिर सी बात है कि इस पर भी बात हो सकती है। और अब जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो बिहार के विकास के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होना तय है। सीएम नीतीश की पीएम के साथ मुलाकात के पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी से बिहार के विकास के मुद्दे पर बात हुई। पीएम मोदी के कमिटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बिहार के विकास की चर्चा और बिहार कैसे और समृद्ध हो और उनका मार्गदर्शन मिले। नई सरकार बनी है एनडीए की सरकार, उनकी कमिटमेंट थी 2020 में, उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चल रही हलचल और चुनाव की घोषणा के पहले विपक्ष को एकजुट करने के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी है, तब से ही बिहार में टूट की बात की जा रही है। एनडीए की बहुमत वाली सरकार के मुकाबले विपक्ष बहुमत से काफी दूर है। बावजूद इसके महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक ये क्यों कहते हैं कि खेला होना बाकी है, जबकि कांग्रेस खुद ही टूट के डर से पार्टी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया हुआ है। अब सवाल यह है कि एनडीए में कैसे खेला होगा। बिहार में 28 जनवरी को बीजेपी और जेडीयू का फिर से गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, पर इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है, तो वहीं तेजस्वी का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। विपक्ष के पास 114 विधायकों का ही साथ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसा खेला होगा। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। सवाल ये भी कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है। पटना से आखिर हैदराबाद कांग्रेस विधायकों को किस डर से शिफ्ट किया गया। इन सब के बीच बिहार में जिस खेला की बात हो रही है, उससे कई स्थितियां भी जुड़ी हुई हैं। पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 विधायक है, तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति है बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति ये है कि किसी भी पार्टी में यदि टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी।
क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति ये है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति ये है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है, इसलिए हैदराबाद में विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित न होने पर गवर्नर पर नजरें टिकी रहेंगी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति बेहतर है, ऐसे में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने पर एनडीए को फायदा होगा। बिहार में खेला की बात पर सियासत बेहद गर्मा गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता जहां एकजुटता का दम भर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर ही तोड़फोड़ की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इस गठबंधन में और पहले भी इस गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं। जनता दल यू में कभी भी इस तरह का कोई टूट की संभावना का दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टूटने का रिकॉर्ड नहीं रहा है, पर उनकी पार्टियों का टुकड़े टुकड़े में टूटने का रिकॉर्ड रहा है। विध्वंस की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति उन लोगों को मुबारक हो जो देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। दूसरी बात कि वो किसी के साथ सरकार बनाए, वही 10 लोग उनके मंत्रिमंडल में हर बार होते हैं। नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो अपना भविष्य वहां अंधकार में देख रहे हैं। तो नाराज विधायक हैं और वो अगर कहीं जाना चाहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा संस्कार है मेहमान का स्वागत करना। बिहार की सियासत ही नहीं, खेला की बात देश के दूसरे राज्यों तक हो रही है। पर बिहार में नई सरकार के बनते ही जिस तरह से खेल होने की बात कही जा रही है, उससे यही सवाल उठते हैं कि बहुमत वाले एनडीए की सरकार में खेला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बारह फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसको लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। आरजेडी की ओर से बड़ा खेल होने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में विश्वास मत का दिन 12 फरवरी बेहद खास हो गया है और विश्वास मत के दौरान सबसे अहम भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की होती है, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के हैं और उन्होंने सरकार गिरने के बाद भी अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। बावजूद इसके कि 28 जनवरी को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऐसे में स्पीकर सदन के अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और डिप्टी स्पीकर की बड़ी भूमिका होगी। तो ऐसे में न्यूज़ 18 से बातचीत की डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने विश्वास मत की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है। अभी सत्ता परिवर्तन हुई है, तो उसमें पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार हो गई। तो चूंकि अभी जो बिहार विधानसभा का स्पीकर हैं, तो उनको तो नियमतः इस्तीफा दे देना चाहिए। चूँकि सत्ता में जब नहीं है, तो सत्ता में नहीं है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन चूंकि इस्तीफा नहीं दिया तो उस पर 28 तारीख को उन पर अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो यदि वह इस्तीफा दे दिए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जब सेशन चलेगी तो उसमें वहाँ से जो आसन पर रहेंगे, आसन पर जो रहेंगे, आसन पर उस समय में स्पीकर रह सकते हैं। तो चूँकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है, इसीलिए यदि अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा होगी और घोषणा के बाद उस पर 38 कम से कम विधायक खड़ा होना चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होगा। जो सूचना हम लोग दिए थे अविश्वास प्रस्ताव को, स्वीकृत होगा और उसके बाद फिर मतदान होगा। तो मतदान के समय में चूंकि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर लगा हुआ है, इसलिए उसके बदले डिप्टी स्पीकर जो है वही बैठ करके निर्णय करेंगे। यानी कि अभी वर्तमान में आप उपाध्यक्ष हैं, तो आप आसन पर उस वक्त आप रहे, जब विश्वास मत होगा उस वक्त आप रहेंगे कुर्सी पर। हाँ, अविश्वास चूंकि उनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, इसलिए वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। तो वैसे तो नियमतः और नैतिकता कहती है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, चूंकि सत्ता में तो जिसके पास बहुमत है उसी को सत्ता होती है, तो बहुमत का सत्ता है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परंपरागत जो व्यवस्था है उसके तहत उनको इस्तीफा देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो मतदान की प्रक्रिया होगी और मतदान के द्वारा उनको हटाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताई कि 12 तारीख को जब एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करेगा उस वक्त क्या परिस्थितियां हो सकती है, और नैतिकता के नाम पे वो विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान है उनसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लाया गया था विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। जाहिर तौर पर 12 तारीख को जब एनडीए की सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी उसके पहले ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
ऋषिकेश को टक्कर देने के लिए बेगूसराय में सिमरिया घाट को युद्ध स्तर पर सजाया संवारा जा रहा है। जल्द ही सिमरिया घाट बिहार के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सिमरिया घाट का एक बेहद ही सुंदर वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। आप भी देखिए ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जिसमें सिमरिया घाट पर पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। मिथिलांचल सहित नेपाल और पूर्वी बिहार के लिए पावन तट माने जाने वाले सिमरिया धाम में हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर काम किया जा रहा है। वीडियो को लेकर संजय झा ने लिखा है कि जल संसाधन विभाग की योजना के तहत पहले चरण में सिमरिया घाट पर प्रस्तावित 550 मीटर की दूरी में से 250 मीटर की दूरी तक सीढ़ी का निर्माण पूरा कर लिया गया है और अब 300 मीटर में ही काम बचा है। इसी जगह पर धर्मशाला, शौचालय परिसर, चेंजिंग रूम और अन्य सुविधाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। मोतिहारी से बड़ी खबर है। एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के मजरूहा मुसहरी टोला वार्ड 32 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय किशुन देव मांझी के रूप में हुई है। गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाँव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगा है। बताते चले आपको, रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। चोर सनी मार दिलक, मोटरसाइकिल लगा के मार के भागते रह गया। काहे ला मार दिलक? बिना जिया नहीं है। पहले से भी कोई विवाद हुआ? नहीं, वो पहले से सुन किछु नहीं, आई लोग मारते भागते रह गया। दरभंगा के डीएमसीएच से कुव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई है। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर का इलाज करते हुए तस्वीर एक सामने आई है। आपको बताएंगे, दरअसल डीएमसीएच में इलाज के दौरान बिजली कट गई और जनरेटर भी नहीं चलने की वजह से डॉक्टर ने मोबाइल की फ्लैश लाइट में मरीज का इलाज किया है। तस्वीर आप ये देख सकते हैं, दरभंगा की तस्वीर है। कुव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है दरभंगा से, जहां पर मोबाइल की फ्लैश लाइट में डॉक्टर इलाज करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए कि व्यवस्था कितनी ज्यादा यहाँ पर खराब है कि बिजली की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर भी खराब है। ऐसे में मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स मोबाइल के फ्लैश लाइट में इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर वैशाली से है। NH 22 पर स्थित एक कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। आग में कबाड़ी दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने से लाखों की क्षति होने का भी अनुमान बताया है। और आपको बताया कि ये घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र की है। हालांकि ये आग कैसे लगी है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। दमकल की 3 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, वैशाली की ये तस्वीर है। कबाड़ी दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी है, कारण का पता नहीं चल पाया है, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। अरे इसको बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर चर्चित अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर हत्याकांड में 11 साल बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। एडीजे 2 की कोर्ट ने आरोपी ब्रह्मानंद सहनी को आजीवन कारावास और 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 23 मार्च 2013 को मुजफ्फरपुर कोर्ट से घर लौटने के दौरान पुरुषोत्तमपुर के पास अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट रामकुमार ठाकुर को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 34 में आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपया, 120 में भी आजीवन कारावास और 15,000 रुपया, और 27 आर्म्स एक्ट में 7 साल एवं 5,000 रुपया की सजा लर्नेड एडीजे 2 द्वारा दिया गया है। और
पीड़ित के मुआवजा हेतु भी लिखा गया है। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।